हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में है दो पार्टनर अमन और हर्ष प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स है, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसोल्यूशन के टाइम पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को इन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन हुई है जिनकी जर्नल एंट्रीज आपको बतानी है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है जहां पर हमारा फर्नीचर है 50,000 का। बुक में बुक में 50,000 का फर्नीचर है, मतलब बैलेंस शीट में आपने इसे 50,000 रुपए का दिखाया है। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आपने इसको पोस्ट किया 50,000। अब इस 50,000 के फर्नीचर में से आधा फर्नीचर 50% का मतलब आधा फर्नीचर 25,000 का अमन ने ले लिया, खरीद लिया। अमन कौन है? फर्म का पार्टनर। तो एक तरह से हमने आधा फर्नीचर अमन को बेच दिया। 25,000 का फर्नीचर उसने 10% डिस्काउंट पे खरीदा है। डिस्काउंट का मतलब कम पैसे में 10%। 25,000 का 10%, 2,500 रुपए डिस्काउंट, कम पैसे में खरीदा। तो 25,000 माइनस 2,500, 22,500 रुपए में इसने खरीदा, हमने इसको बेचा। आधे फर्नीचर का तो ये हुआ, बाकी आधे फर्नीचर का क्या हुआ? 25,000 के फर्नीचर का क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम यही मान के चलेंगे कि बाकी का आधा फर्नीचर हमने मार्केट में बेचा और उसको हमने बुक वैल्यू 25,000 का था तो 25,000 में ही बेचा और इतना पैसा हमको मिल गया। तो आपको 50,000 के फर्नीचर को बेच करके कितना पैसा मिला? 22,500 प्लस 25,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखोगे, एसेट को बेच करके जितना भी पैसा मिलता है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 47,500, वहीं लिखोगे। अब अमन ने जो फर्नीचर खरीदा, क्या उसने पेमेंट कर दी? नहीं। तो अमन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो कि हमें इससे इतना पैसा लेना है, और जो मार्केट में बेचा वो पैसा तो हमें मिल ही गया। तो बैंक या कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा 25,000 रुपए। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, ये फर्नीचर हमारी एसेट है और अमन जो पार्टनर है उसकी कैपिटल हमें देनी है, वो भी तो लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर हमने एसेट और लाइबिलिटी को आपस में सेट ऑफ क्यों नहीं किया? फर्नीचर आपकी वो एसेट है जिसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है। अमन का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते, और उसकी पेमेंट आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद की जाती है। तो अगर पैसा होगा तो हम उसको पे करेंगे यहाँ पर। इसलिए वो एसेट जो आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी है और वो लाइबिलिटी जो आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी है, अगर वो दोनों आपस में सेट ऑफ होगी तो आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। अगर एक चीज आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में है दूसरी नहीं, तो आप उसका पेमेंट या रिसीट उसको अलग से दिखाओगे। नेक्स्ट है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 15,000 का, मतलब प्रॉफिट है 15,000 का। तो इसका क्या करना है? क्या आपने इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया? नहीं। जितने भी प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, जो भी खर्चे होते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट या कुछ भी, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। जैसे हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वैसे ही यहाँ पर भी आप 15,000 को बांट दोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो मैंने जैसे बताया था इक्वल पार्टनर्स है, तो दोनों में ये प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। प्रॉफिट है तो दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट करो 15,000 से, और दोनों के क्रेडिट करोगे अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 7,500, 7,500। नेक्स्ट है आपका हर्ष का लोन है 6,000 रुपए का, जिसे हमने 5,500 रुपए पे करके सेटल कर दिया। हर्ष कौन है? फर्म का पार्टनर। तो क्या हर्ष के लोन को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा? नहीं। हम रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर से लोन लेना या देना दोनों ही नहीं लिखते, कैपिटल भी नहीं लिखते और उनसे लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी नहीं लिखी जाती। तो अगर ये जो 6,000 की लाइबिलिटी थी उसकी पेमेंट आपको करते हुए कम पैसा देना पड़ा, तो 500 रुपए का फायदा हो रहा है। आपको जो 6,000 रुपए देने थे
उसकी जगह आपने 5,500 रुपए दे करके इस लाइबिलिटी को सेटल कर दिया। तो ये 500 रुपए का जो फायदा है, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। रियलाइजेशन अब क्या है, एक वो बॉक्स है, एक अकाउंट है, जिसमें भी जितना फायदा नुकसान होता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये वाली लाइबिलिटी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखी, इसकी पेमेंट से रिलेटेड हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो अगर आउटसाइड रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आप कोई लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो या कोई एसेट या कुछ ऐसा आपको फायदा नुकसान हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी है वो आप रियलाइजेशन अकाउंट पे लिखोगे। जैसे हर्ष के लोन को पेमेंट करते हुए अगर आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता, मान लेते हैं 7,000 रुपए देने पड़ते, तो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए का जो खर्चा आपको करना पड़ेगा, वो आप 1,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे। तो जो भी आउटसाइड है, रियलाइजेशन अकाउंट से आउटसाइड की पेमेंट से, उसमें फायदा नुकसान जितना भी है, आप रियलाइजेशन अकाउंट में उतना डिफरेंस लिखोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है 5,000 का एक रियलाइजेशन का खर्चा है, जो कि फर्म ने पेमेंट कर दिए है हर्ष के बिहाफ पर। हर्ष पार्टनर है, तो ये रियलाइजेशन का खर्चा वैसे तो फर्म का होता है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ये खर्चा हर्ष को करना था और हर्ष के बिहाफ पर फर्म ने पेमेंट कर दिया। तो अगर फर्म ने उसके बिहाफ पर पेमेंट की है, हर्ष ने फर्म को पेमेंट नहीं की, तो फर्म उससे पैसा लेगी, तो हर्ष कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कि हमें इससे इतना पैसा लेना है, और उसके बिहाफ पर जो हमने पेमेंट कर दी, तो हमारा तो पैसा निकल गया, फर्म का तो पैसा, कैश का बैलेंस कम हो गया 5,000 रुपए। तो हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, तो बैंक और कैश अकाउंट क्रेडिट करो 5,000 से। अब यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। यहाँ लिखा है कि एक चेक था 1,200 रुपए का अंडर डिस्काउंट, जो कि हमें सोहम नाम के पर्सन से मिला था, हमें उससे पेमेंट लेनी थी, उसने हमें ये 1,200 रुपए का चेक दिया था। अब वो फाइनेंशियली वीक हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उससे हमें 25% ही फाइनली मिल रहे हैं। इस केस में क्या हुआ है, जनरली हमारा क्या होता है, बीआर होता है, बिल्स रिसीवेबल, जिसे हम बैंक में जाकर के डिस्काउंट कराते हैं, जिसका हमारा डेटर्स जो होते हैं वो हमें लिख करके देते हैं कि हम आपको इतने दिन बाद पेमेंट कर देंगे। ऐसे ही कुछ होता है ना, आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि आपके डेटर ने आपको एक ऐसा प्रोमिसरी नोट लिख करके दिया कि वो आपको 30 दिन के बाद पेमेंट कर देगा। तो आपका पैसा तो वो 30 दिन के लिए ब्लॉक हो गया, आपने सोचा कि हम क्यों रुके, हम अपने बैंक में जाकर के इसको पहले ही रियलाइज कर लेते हैं। तो आप बैंक जाकर के इसको डिस्काउंट कर, जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड यहाँ पर बात होती है, वो क्या बात होती है, बैंक से हम जाकर के उसको एक तरह से गिरवी रखाते और उसका पैसा ले आते हैं। तो उसके लिए बैंक कुछ चार्जेस लेते हैं, जैसे 1,200 रुपए यहाँ पर चेक लिखा है, तो इसका मतलब उसने कोई पोस्ट डेटेड चेक दिया, जिसे हमने बैंक को कहा कि आप ये रखो, मुझे इसके बिहाफ पर पेमेंट दे दो। तो बैंक क्या करेगा, 1,200 की जगह आपको 1,150 या 1,100 रुपए पैसा दे देगा और अपने पास ये चेक रख लेगा, और जब 2 महीने 30 दिन जो भी उसका डिसाइडेड पीरियड है, उस टाइम पर पेमेंट के लिए वेट करेगा और वो पेमेंट अपने पास रख लेगा। हमारे को क्या फायदा हुआ, हमें जो 1,100 रुपए जो हमारे 30 दिन के लिए ब्लॉक होने वाले थे, वो हमें पहले ही पैसा मिल गया और हम उसको बेनिफिट ले सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो डिसओनर हो गया जिसको पेमेंट करनी थी, अब उस सोहम को ये पेमेंट जाकर के बैंक को करनी थी, जब ड्यू डेट आती है उस टाइम पर ये पेमेंट करनी थी। सोहम ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो पेमेंट नहीं कर सकता, तो बैंक क्या करेगा, बैंक तो अपने हिस्से नहीं लेगा ना ये खर्चा या नुकसान, उसकी तो जिम्मेवारी नहीं है। वो अब आपसे आकर के कहेगा कि मैंने जो आपको पहले पैसे दे दिए वो मेरे वापस करो, मुझे तो मेरी पेमेंट नहीं मिली। तो जैसे बीआर के केस में आपने क्या एंट्री बनाते हो कि अब आपका जो वो डेटर जो बीआर था वो डिसोनर हो गया, तो वापस वो डेटर बन गया, आप उसको छोड़ोगे थोड़ी ना, आप उससे पैसे लोगे, आप उसको डेटर में डाल दोगे, तो डेटर अकाउंट डेबिट। और अब आपको पैसा किसको देना है, किसके लिए लाइबिलिटी बन गई, बैंक को, कि मुझे इतना पैसा बैंक को देना है। तो यहाँ पर बैंक को जो पैसा देना है वो एज इट इज अब आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई, सडन लाइबिलिटी अराइज होगी, बैंक को तो अब आपको ये पैसा देना होगा। आपने चाहे 1,150 1,100 रुपए जितने भी लिए, बैंक आपसे 1,200 रुपए ही लेगा
वो 50-100 रुपए का जो नुकसान हो गया वो नुकसान हो गया। अब ये 1200 रुपए आपको फाइनली बैंक को पे करने होंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करो, लाइबिलिटी की पेमेंट करो, टू बैंक अकाउंट आएगा, यहाँ पर कैश नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट आएगा। ये करेक्शन कर लेना, टू बैंक अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट नहीं, क्योंकि बैंक के साथ डीलिंग हो रही है, बैंक की ही ट्रांजेक्शन है, सिर्फ बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट करना 1200 रुपए से। इसके बाद आपका वो जो डेटर था, आपने उसको डेटर में डाला ना, तो अब आपको भी उसकी पेमेंट लेनी है। तो अब आपने उससे कहा कि पेमेंट करो, उसने कहा मैं तो नहीं कर सकता 1200 रुपए, हाँ इसका 25% दे सकता हूँ। तो 1200 का 25% मतलब 300 रुपए, 1200 रुपए का 25% मतलब 300 रुपए आपको उससे मिले। तो एक तरह से 1200 के डेटर से आपको 300 रुपए मिले और 900 रुपए डूब गए, नुकसान हो गया। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट करो 300 रुपए, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करो 300 रुपए। अब मान लो आपकी जो रियलाइजेशन अकाउंट में आपने वहां पर बीआर दिखाए हुए हैं और डेटर्स भी दिखाए हुए हैं। डेटर्स आपने दिखाए हुए हैं 10,000 के, और जो बीआर है वो भी दिखाए हुए हैं। तो आप सोच रहे होगे कि अब इस जो भी जितने भी दिखाए हुए हैं उसमें से हम किसको कितना माइनस करें। आप यही मान के चलोगे कि बीआर बीआर जो 1200 रुपए है उसमें से 1200 रुपए माइनस करोगे, और बाकी का बैलेंस उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन लिखी हुई है कि उसकी रियलाइजेशन हुई या नहीं हुई, या हम ये मान के चलते हैं कि बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन हो गई, तो आप उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट करोगे। तो ये 1200 रुपए वहां से माइनस होने के बाद, मान लेते हैं 10,000 का बीआर शो किया हुआ है आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो ये 10,000 में से 1200 खत्म हो गए, बाकी कितने बचे 8800 रुपए के बीआर की बाकी रियलाइजेशन आप दिखाओगे। क्लियर है? यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो मुझे लगा आपको ये क्लियर कर दूं। नेक्स्ट है, हमारे क्रेडिटर हैं 6,000 रुपए के, जिन्होंने हमारा 5,000 का स्टॉक एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया, खरीद लिया, लेकिन 5% डिस्काउंट, 6,000 वाला 6,000 वाले क्रेडिटर ने हमारा 5,000 का स्टॉक तो खरीदा, लेकिन 5% डिस्काउंट, तो 5,000 का 5% 250 रुपए बनता है, तो 250 रुपए कम में उसने खरीदा। तो कितने रुपए में खरीदा, इसका मतलब 4,750 रुपए में। 5,000 वाली चीज हमारी 4,750 रुपए में बिक गई। बाकी कितना बचा 1,250 रुपए, जो कि हमने उसको कैश में पे किया। तो ये क्रेडिटर और ये स्टॉक आपके दोनों ही चीजें रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट है। एसेट जिसको हमें बेच करके पैसा मिलना था, क्रेडिट साइड पे शो करना था, और क्रेडिटर जिसकी पेमेंट हमें करनी थी और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करनी थी, दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट है। तो एसेट और लाइबिलिटी जितनी आपस में एडजस्ट हो गई, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बेशक हमारा 5,000 का स्टॉक नुकसान में बिका, चाहे कुछ भी हो, हम उसको नहीं लिखेंगे, चाहे कितनी ही अमाउंट का डिफरेंस हो, हम उतनी अमाउंट का नहीं लिखेंगे। 6,000 के क्रेडिटर इतनी अमाउंट से खत्म हो गए, क्लियर हो गए, इतने का स्टॉक बिक गया, इतने के क्रेडिटर क्लियर हो गए, बाकी जो बचे 1,250 रुपए उसकी पेमेंट दिखाओगे। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,250 टू बैंक और कैश अकाउंट 1,250। क्लियर है? ये सारी जर्नल एंट्रीज हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर कहीं पर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, और इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखनी है आपको, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।